अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये सच्चा वाक़या मुझे एक ऐसे ज़ईफ़ करीबुल मर्ग दर्जी ने सुनाया था जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल के लगभग थी। इस दिलचस्प और माफूकुल फितरत कहानी का रावी मुझे पिंडी से मरी के सफ़र के दौरान मिला था। उस बुज़ुर्ग दर्जी को शदीद टीबी का आर्ज़ा लाहक था। बकौल उसके बेटे के बाप का मर्ज आखिरी मरहले पर था और वो अपने बाप को इलाज की गर्ज से सैनिटोरियम यानी टीबी अस्पताल लेकर जा रहा था। बातों बातों में जब मैं बहैसियत उनका हमसफ़र मुसाफिर उनसे कुछ बेतकल्लुफ़ हुआ तो खांसते हुए बुजुर्ग ने अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसी के दौरे को रोकते हुए मुझसे पूछा था, बेटा तुम क्या करते हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं एक सरकारी महकमे में मुलाजिम हूँ और मेरा मशगला कहानियाँ पढ़ना और लिखना है। मेरी ये बात सुनकर ज़रा देर खामोशी के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम बेशक मेरी कहानी लिखो या ना लिखो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले अपनी ज़िंदगी में बीती हुई ये कहानी तुम्हें सुनाऊं। क्या आपके पास वाकई ऐसी कोई ख़ास और दिलचस्प कहानी है जो आप इस शदीद बीमारी के आलम में भी मुझे सुनाना चाह रहे हैं? मैंने बहुत तवज्जो और इन्हिमाक से उन बुजुर्ग की बात सुनकर सवाल किया था। हाँ बेटा, मेरी ज़िंदगी की ये कहानी बहुत ख़ास ही नहीं बल्कि दिलचस्प और अजीब भी है। फिर उन्होंने अपनी कहानी कुछ यूँ शुरू की थी। मेरा नाम बाबू ताहिर अली है। मेरी पैदाइश मौजूदा हिंदुस्तान के मशहूर शहर अम्बाला छावनी में सन 1930 में हुई। मेरे अब्बा जिनका नाम कदर अली था वो उसी शहर में एक सरकारी बाग में माली का काम करते थे। उनकी तनख्वाह उस ज़माने में 50 रुपये थी और इस तनख्वाह में वो हम 5 बहन भाइयों और 2 बहनों को पाल रहे थे। मेरी माँ की मेरे पैदाइश के दौरान ही वफ़ात हो गई थी। मैं अपने बहन भाइयों में जन्म लेने वाला आखिरी बच्चा था। ये जो मुझे टीबी का मर्ज लाहक है, मुझे अल्लाह बख्शे अब्बा मरहूम की जानिब से विरसे में मिला है। वो भी सारा दिन खून थूकते रहते थे। बीमारी की वजह से ना सिर्फ उनके घुटने जुड़ गए थे बल्कि उनका सारा जिस्म बिल्कुल सूख कर पिंजर बन चुका था। और जब बीमारी की वजह से वो रिटायर हुए थे तो हमारा सबसे बड़ा भाई नूर बेचारा जहां वो माली का काम करते थे भर्ती हो गया। यूँ उसकी तनख्वाह 65 और अब्बा की पेंशन 40 रुपये के सहारे हमारे घर के 8 अफराद बमुश्किल पल रहे थे, क्योंकि घर की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा अब्बा की मूजी बीमारी चूस रही थी। और फिर जब घर में भूख अफलास ने हमें ज़्यादा ही सताया तो नूर भाई ने मुझे और मुझसे बड़े भाई मुनीर को कहा था कि तुम दोनों घर की माशी परेशानी की आग को धीमा करने के लिए कुछ ना कुछ तो हाथ पांव मारो। और हमने हाथ पांव मारने की जगह यानी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। हमारे मोहल्ले में एक सिख रहता था जिसकी बटनों और धागे की दुकान थी। उसने भाई से कहा था ताहिर को अमृतसर उसके जानने वाले एक मशहूर दर्जी के पास काम सिखवाने के लिए भेज दिया जाए। वहाँ उसे उसका उस्ताद काम सिखाने के अलावा उसे माकूल खर्चा, रिहाइश और खुराक भी देगा। पहले तो भाई ने यह बात नहीं मानी थी कि अमृतसर दूर जगह है, लेकिन सरदार जी ने भाई को समझाया था कि दर्जी का काम हमेशा चलने वाला है। इंसान खाए पिए बगैर भूखा तो रह सकता है, लेकिन जिस्म को तो उसने हर हाल में ढांपना ही है और मरने के बाद कफन भी दर्जी का मोहताज होता है। और फिर भाई बिलाखिर सरदार जी की बात मान गए। सरदार जी ने जब मुझे अमृतसर ले जाकर अपने वाकिफकार टेलर मास्टर प्रेम बाबू से मिलवाया था तो उसने मेरे सरापे का सरसरी जायजा लेने के बाद कहा था, तुझे मैं इस सरदार जी की खातिर अपने पास शागिर्द रख रहा हूं। देख तू मेहनत से बहुत सब कुछ सीखना और दुकान के अलावा घर का भी ऊपर का कामकाज भी करना। तुझे फिलहाल 75 पैसे रोज मिलेंगे और वो भी मैं तेरे भाई को भेजा करूंगा। तेरी रिहाइश और खाना मेरे पास ही होगा। इन सब बातों के बाद जब सरदार जी की रवानगी हो गई थी तो प्रेम बाबू ने बड़े करख्त लहजे में आवाज लगाई थी, अबे ओ राजू, हरामजादे कमबख्त, किधर मर गया? आया उस्ताद जी। आवाज के साथ ही मेरे सामने एक छोटे कद का मगर गोरी रंगत और हल्की नीली आंखों वाला लड़का पुराने बोसीदा कपड़े पहने मौजूद था, जिसकी उम्र देखने में 17-18 बरस के लगभग थी। तू किधर मर गया था हरामजादे? जी वो ऑर्डर की पैंटों में बटन कस रहा था। अच्छा,
ये लड़का आज से तेरे हवाले। ये यहाँ दर्जी का काम सीखेगा। अभी तू घर खाना लेने जा रहा है तो इसे भी अपने साथ ले जा। माया देवी को इस बारे में बता दे कि दुकान पर नया शागिर्द आया है। और हाँ, जाने से पहले इसको दुकान के दूसरे अफराद से भी मिला दे। प्रेम बाबू की दुकान में उस वक्त दो बंदे मोटा सा चश्मा लगाए अपनी अपनी मशीनों पर सिलाई कर रहे थे, जबकि एक नौजवान लड़का तुरपाई कर रहा था। उसकी उम्र 14-15 साल के लगभग थी। ये बाबा जी उस्ताद नटवर लाल है, इस दुकान का सबसे पुराना दर्जी। इनके साथ ये उस्ताद तलमीद चचा हैं। और ये लड़का मुलायम सिंह, ये यहाँ 5 साल पहले मेरठ छावनी से आया था। राजू ने मेरा इब्तिदाई तौर पर दुकान के लोगों से तारुफ करवाया। अब मैं तुम्हारी रिहाइश के बारे में भी तुम्हें बता दूं। राजू ने दुकान के ऊपर बनी एक बड़े मचान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह हमारा घर है। हमारा घर? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। हाँ, तुम्हारा, मेरा और मुलायम सिंह के रहने और सोने की जगह। ये दोनों उस्ताद और बड़े उस्ताद प्रेम बाबू तो छुट्टी करके चले जाते हैं। मैं और मुलायम सिंह यहाँ ही रहते हैं और अब तो तुम भी हमारे साथ रहोगे। दुकान के मुलाजिमों से तारुफ और मचान वाला घर दिखाने के बाद राजू मुझे बड़े उस्ताद प्रेम बाबू के घर ले गया, जो दुकान से कुछ फासले पर वाक़ था। रास्ते में मैंने राजू से कहा, उस्ताद देखने में तो बहुत सख्त रवैये वाला लगता है, लेकिन इसके साथ ही उसका दिल नर्म और सखी महसूस होता है, क्योंकि वो अपने कारीगरों को खाना खिलाता है। अबे यार, वो दिल विल का कोई अच्छा नहीं है। वो तो बड़ा चालाक और काइयां शख्स है। अपने मतलब के लिए सबको खाना खिलाता है कि खाने के बहाने होटल में 2 घंटे बर्बाद ना करें। और खाना भी क्या देता है? पतली पतली रोटियों के साथ लंबे पानी वाली दाल या पतली लस्सी कड़ी। और दोनों बड़े उस्तादों को तो वो सिर्फ एक वक्त की रोटी देता है, क्योंकि ये यहाँ के मुकामी हैं। मुझे और मुलायम सिंह को ये 2 वक्त की रोटी और सुबह का नाश्ता देता है। और अब तुम भी हमारे साथ 2 वक्त का खाना और नाश्ता करोगे। राजू ने बड़े उस्ताद की बुराइयों की पिटारी खोलना शुरू कर दी थी। रास्ते में उसने मुझे अपनी जेब से पिस्ते वाली बर्फी के अलावा चना चाट का पत्ता लेकर खिलाया। हिंदुस्तान में अब भी बड़ के पत्ते पर छोले, रबड़ी और दूसरा छोटा मोटा सौदा दिया जाता है, जिसे पत्ता कहते हैं। वो मुझे साथ लेकर सीधा बगैर खुटका किए बड़े उस्ताद के घर में घुस गया। ये एक पुराना सा घर था। वहाँ एक दुबली पतली उधेड़ उम्र औरत बावर्ची खाने में खाना पका रही थी। राजू ने उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने उसे नमस्ते का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसे डांटते हुए कहा, अरे ओ कमबख्त, सुबह तू कितने गंदे बर्तन धोकर गया था। दिल करता है ये तेरे सर पर मार दूं। मैंने ये दोबारा धोए हैं। लगता है तेरे हाथों में जान नहीं रही। मैंने भी उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाबन राजू से सवाल किया, ये कौन है? जी, ये ताहिर अली है, दुकान पर उस्ताद का नया शागिर्द, अंबाला से आया है। राजू ने मेरा तारुफ कराया। अच्छा ठीक है, अब तू उसे अपने साथ घर की सफाई वगैरह के लिए ले आया कर। वैसे देखने में तो ये बड़ा नटखट लग रहा है। उन्होंने मेरे बारे में तबसरा किया। जी, वो खाना कब तक तैयार हो जाएगा? राजू ने उनसे पूछा। 10 मिनट तू इसके साथ दालान में बैठ, मैं अभी कड़ी में बघाड़ देकर आती हूँ। मैं और राजू दालान में एक तरफ पड़े स्टूल पर बैठ गए। मैंने नज़रें घुमाकर घर का जायजा लेना शुरू किया तो अचानक मेरी नज़रें सामने गैलरी में खड़ी एक कम उम्र मगर लंबे कद वाली खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जो कि राजू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाथों और आंखों से इशारतन बातें कर रही थी। फिर राजू ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे किस किया था और बड़े रुमानवी अंदाज में उसकी तरफ इशारतन उछाला। उन दोनों के माबैन होने वाली ये छिछोरी और अजीब इशारेबाजी मैं बड़े इन्हेमाक से देख रहा था कि मेरे कानों में आवाज आई, अरे डोली बेटी, जरा ऊपर से हंडिया पर बांधने वाला कपड़ा तो ले आ। नीचे आने के बाद भी लड़की ने मेरे सामने अपनी माँ की नज़रों से बचते हुए राजू की कमर में बड़े प्यार भरे अंदाज में चुटकी काटी थी। लुच्चापन दोनों की शक्लों से वाज़े तौर पर झलक रहा था। खैर, जब हम घर से बाहर आए थे तो मैंने राजू से उस लड़की के बारे में पूछा था कि यह मामला क्या है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह डोली बड़े उस्ताद प्रेम बाबू की बेटी है और हमारा प्रेम वाला मामला है। देख, अब तू मेरा शागिर्द ही नहीं, मेरा दोस्त और हमराज भी है। उस्ताद को कुछ ना बतलाना। और हाँ, तुझे जो चीज़ खानी हो, सिनेमा देखना हो या कोई अय्याशी करनी हो,
मुझे बगैर तकल्लुफ़ के बता देना और मैं हर इतवार को तेरी खूब अय्याशी कराऊंगा। उस दिन दुकान पर बस मैं अकेला होता हूँ और अब तू होगा। उसने मायनेखेज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मुलायम सिंह कहाँ होता है? अब ये अक्सर अपने इलाके मेरठ हफ्ते की शाम को चला जाता है। मेरे सवाल के जवाब में राजू ने बताया। जब हम खाना लेकर दुकान पर पहुंचे तो मुलायम सिंह ने राजू के हाथ से सालन लेकर चमचे की मदद से सबकी कटोरियों में कढ़ी डाली। बाद में राजू ने सबके आगे रोटी रखी और खाने के बाद बड़े उस्ताद ने हाजमे के लिए हम सबको गुड़ की छोटी छोटी डलियां दी। फिर राजू ने सब बर्तन धोए और फिर वो मुझे दुकान के ऊपरी हिस्से में ले गया, जहां उसने नई सिली हुई पैंटों कमीज़ों को बटन लगाने शुरू कर दिए थे। उसने मुझे सबसे पहले सुई में धागा डालना सिखाया था। बटनों के नंबर, रंग और इसी तरह धागों की मुख्तलिफ साख्तों और रंगों की जांच करवाई थी। ओए राजू हरामजादे, तेज तेज हाथ चला, अचानक ही बड़े उस्ताद ने नीचे से चिल्लाते हुए कहा। यह आवाज़ सुनकर मैंने भी बड़े बड़े टाँकों से पैंटों और कमीज़ों में बटन टाँकने शुरू कर दिए थे। रात को दुकान बंद होने से पहले राजू ने जब बटन लगी पैंटें और शर्टें उस्ताद को दी थीं तो उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ राजू के मुंह पर मारते हुए कहा था, हरामजादे, इतने भोंडे तरीके से तूने इन्हें टाँका है। उस्ताद जी, ये बटन तो मुलायम सिंह ने डरते डरते बताना चाहा था। वो बटन राजू ने नहीं, मैंने लगाए थे। तू चुप कर, इसकी वकालत मत कर। बड़े उस्ताद की डांट सुनकर मुलायम सिंह बेचारा सहम कर रह गया था। रात हुई तो मैंने राजू से पूछा, उस्ताद आपसे बहुत बुरे तरीके से पेश आता है और आपको हर बात पर डांटता है, हरामजादा कहता रहता है और आप बड़े आराम से सुनते रहते हैं, ऐसा क्यों? मेरे सवाल पर राजू ज़रा देर तो चुप रहा, फिर बड़े अजीब अंदाज में बोला, यार मैं हूं तो हरामजादा ही ना। हरामजादा? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तजस्सुस भरी निगाह से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। हाँ यार, मैं वाकई किसी के गुनाहों का अंजाम हूं। मेरी माँ मुझे इस दुकान के करीब पड़े हुए कचरे के ढेर में फेंक गई थी। बड़े उस्ताद ने मुझे शायद ये सोचकर उस कचरे के ढेर से उठाया था कि सवाब के साथ मैं सारी ज़िंदगी उसकी ग़ुलामी भी करूं, और अब वह मुझे हर रोज़ हर कदम पर हरामजादे के ताने देकर सबके सामने मेरी इज्जत ख़राब करता रहता है और मैं ये सब कुछ जहरीला घूंट समझकर पी लेता हूँ। दुकान बंद होने से पहले राजू दुकान की सफाई करता और सुबह तड़के वो पहले उसमें झाड़ू देता और फिर बड़े उस्ताद प्रेम बाबू के घर जाकर उनके बर्तन कपड़े धोकर सारे घर की सफाई करता। और जब काम ज़्यादा होता तो मैं उसके साथ उसकी मदद के लिए चला जाता था। उस दौरान जो बात मुझे खटकती थी वो ये थी कि राजू और डोली आपस में इशारों की सूरत में न जाने क्या क्या बातें करते थे। डोली शक्लो सूरत से बहुत मासूम लगती थी, लेकिन अंदर से वो बहुत घुन्नी और पूरी थी। मैंने कई बार राजू को कुरेदने की कोशिश की थी कि डोली और उसके बीच की प्रेम कहानी का अंजाम क्या होगा। तुम अपने काम से काम रखा करो, ये कहकर उसने मुस्कुराते हुए मुझे आंख मारी थी। राजू मुझे इतवार के रोज़ खूब खट्टा मीठा खिलाने के साथ साथ कोई ना कोई फिल्म भी ज़रूर दिखाता था। मेरे अब ये मज़े देखकर मुलायम सिंह ने भी छुट्टी पर घर जाना छोड़ दिया था। और फिर उसी दौरान में एक बड़ी अजीब सी बात होने लगी थी। वो ये कि जब हम रात को मचान पर सो जाते तो राजू रात के दूसरे पहर उठकर उकड़ूं बैठकर कोई भजन जैसी चीज़ पढ़ना शुरू कर देता था, और इस दौरान में उसके माथे पर पसीना इस तरह रमा होता था जैसे वो तेज़ बारिश में कहीं से भाग कर आया हो। मैंने और मुलायम सिंह ने जब इस बारे में राजू से पूछा तो उसने कहा, यार ये मेरा ज़ाती मामला है, तुम बस अपने काम से काम रखो और मुझसे खाते पीते और सिनेमा देखते रहो। राजू अब हम दोनों को इतवार के दिन ख़ास तौर पर अमृतसर की दूध से बनी अशिया की मार्केट में ले जाता था और हमें कहता, तुम दोनों का जो दिल करे खाओ पियो, बिल मैं दूंगा। और फिर वो हमें वहाँ बिठाकर 1-1.5 घंटे के लिए मार्केट के ऊपर बनी दुकानों में बकौल उसके किसी दोस्त के पास चला जाता था। एक इतवार के दिन वो हम दोनों को उस मार्केट में ऐसा बिठाकर गया कि 2 घंटे तक उसकी वापसी ना हुई। और जब काफ़ी देर हो गई तो मुलायम सिंह ने खासे तशवीशज़दा लहजे में मुझसे कहा, यार तू ज़रा राजू को देख कर आ। राजू ने हमें ताकीद की थी कि मैं खुद नीचे आऊँगा, तुम ऊपर ना आना। लेकिन मैं मजबूरन उसे देखने के लिए जब मार्केट की सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर गया तो वहाँ मैंने एक दुकान के बाहर बैठे लड़के से पूछा, तुमने इस हुलिये का कोई लड़का यहाँ तो नहीं देखा? उसने मुझे हाथ के इशारे से बताया कि वो लड़का 2 कमरे छोड़कर एक बंगाली आमिल के आस्ताने नुमा कमरे में गया है,
जब मैं उस बंगाली आमिल के कमरे के पास पहुंचा तो इत्तेफाक से उसका दरवाज़ा मुकम्मल बंद ना था, बस सिर्फ भिड़ा हुआ था। मैंने जब उसे अपने हाथों की मदद से धकेला था तो अंदर से आने वाली शदीद बदबू मेरे नथनों से टकराई। ऐसी बदबू गलाजत से भरे गटर के खुलने से आती है। मैं अंदर गया तो उस कमरे से मुल्हिका कमरे में राजू सख्त सर्दी में भी कपड़े उतार कर आंखें बंद किए जोर जोर से कुछ पढ़ रहा था, और एक सूखा सा बंगाली बुढ़ा नीम बरहाना अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू राजू के जिस्म पर कुछ पढ़ते हुए मुसलसल फिर रहा था। इस मंजर को देखकर मेरी सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गईं। सच्ची बात तो यह है कि वो पुरस्कार मंजर देखकर मेरी हिम्मत ही ना हुई कि मैं राजू को पुकारता या बुलाता। मैं राजू का पर्दा रखने की खातिर मुलायम सिंह को कुछ ना बताया, बस ये कहा कि वो अभी आ जाएगा। यार मैं तो एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तू बैठा राजू का इंतज़ार करता रहे। ये कहकर मुलायम सिंह वहाँ से चला गया। राजू थोड़ी देर बाद बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में ही आया और उसने सबसे पहले मुलायम सिंह के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मुलायम सिंह को एक ज़रूरी काम था, लिहाजा वो चला गया। राजू ने मुझसे कहा, तूने कुछ और खाना है तो खा ले, लेकिन मैंने फ़ौरन ही इनकार कर दिया। नहीं, मेरा मूड नहीं है। अच्छा तो फिर आ मेरे साथ, मैंने परिंदों की दुकान से एक चिड़िया लेनी है। फिर एक परिंदे की दुकान से राजू ने एक काली चिड़िया खरीदी और उसके पंजे में धागा बांधकर उसे अपनी जेब में डालते हुए मुझसे कहा, तू इस चिड़िया के बारे में प्रेम को कुछ ना बतलाना। घर वापसी से पहले उसने मुझे ज़बरदस्ती बाजार से ज़ाफ़रानी जर्दा खिलाया और मुझे समझाने वाले अंदाज में बोला, तू माया देवी को ये नहीं बतलाना कि हमने बाजार से खाना खा लिया है। वहाँ वो जो कुछ खाने को देंगी बेशक 2-3 निवाले ही सही, मगर खा लेना। माया देवी ने जब मुझे और राजू को घर में दाखिल होते देखा तो उन्होंने चिल्लाकर राजू को मुखातिब किया, कहाँ मर गया था हरामखोर, चल इस लड़के के साथ मिलकर छत की सफाई कर। मैंने और राजू ने मिलकर छत की सफाई की, लेकिन माया देवी ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि ढेर सारे और भी काम करवाए। मेरी तो पानी की बाल्टियां उठाते उठाते कमर दुख गई थी। उस दौरान में घर की डेवड़ी पर डोली और राजू के दरमियान इशारती बातों का तबादला भी होता था। मेरे सामने ही राजू ने डोली के गाल को चूम लिया था और वो मुस्कुराकर घर के अंदर चली गई थी। जब हम दुकान पर पहुंचे तो मुलायम सिंह सो रहा था। राजू ने अपनी जेब से अधमरी चिड़िया निकाली और उसे एक डब्बे में डालकर उसका ढक्कन बंद कर दिया, लेकिन इससे पहले वो डब्बे में 2-3 छोटे छोटे सुराख करना नहीं भूला था। वो आधी रात का वक्त होगा जब अचानक ही मेरी आंख खुल गई थी और मैंने ये देखा कि राजू बिल्ली जैसी चाल चलता हुआ चिड़िया के डब्बे की जानिब बढ़ा था। उसे वहां से उठाकर दुकान की छत की तरफ जाती सीढ़ियों पर चढ़ गया। मुझे उसकी यह हरकत बहुत अजीब और पुरस्कार लगी, तो मैंने फौरन ही मुलायम सिंह को झंझोड़ कर उठाया और उसे सारी बात बताई। थोड़े से तवक्कुफ और सोच विचार के बाद हम दोनों ने फैसला किया कि छत पर जाकर देखते हैं कि राजू वहाँ क्या कर रहा है। और फिर जब हम छत पर दबे पांव पहुंचे तो हमने देखा सख्त सर्दी में भी उसने अपनी कमीज उतारी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी और वह आसमान की तरफ मुंह किए कोई मंत्र पढ़ रहा था, जबकि उस बेचारी चिड़िया के पांव धागे से बंधे हुए थे और उसके जिस्म में चंद सुइयां चुभी हुई थी जिनसे खून रिस रहा था और वो शदीद तकलीफ का शिकार होकर तड़प रही थी। मुलायम सिंह मेरे कंधे के पीछे छुपा सर्दी और खौफ से कांप रहा था। ये मंजर देखकर हम नीचे उतर आए। नीचे आने के बाद मुलायम सिंह का ख्याल था कि हमें बड़े उस्ताद प्रेम बाबू को राजू की इन पुरस्कार हरकतों के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन मैंने मुलायम सिंह से कहा, यह राजू का ज़ाती फ़ैल है, हमारे साथ तो वो अच्छा है, वो हमें तो कोई नुकसान नहीं दे रहा। और यूं ये बात हमने अपने तक महदूद कर ली थी। उस रोज़ मामूल के मुताबिक हम सब सुबह 6 बजे उठे थे। राजू ने सबसे पहले बड़े उस्ताद प्रेम बाबू के घर जाकर माया देवी के हुक्म के मुताबिक सफाई वगैरह की और फिर वहां से आकर दुकान खोली। प्रेम बाबू की दुकान पर आमद अपने वक्त के मुताबिक हुई थी। उन्होंने आने के साथ ही राजू को गालियां देना शुरू कर दी थी। पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आई कि माजरा क्या हुआ है। बाद में पता चला कि सुबह जब उनके घर की सफाई के लिए गया था तो माया देवी ने उसे घर की सफाई के बाद कहा था कि वो बाहर गंदी नाली की भी सफाई करे, लेकिन राजू ने यह कहकर इस काम से इनकार कर दिया था कि मैं भंगी चूड़ा नहीं हूं जो गंदी नालियों में उतरूं और सफाई करूं। जा, तू अभी घर जा और नाली की सफाई करके आ, प्रेम बाबू ने हुक्म दिया। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता,
राजू ने फौरन ही इनकार कर दिया। हरामजादे, तेरा बाप भी ये काम करेगा। कौन सा बाप? राजू ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा। और फिर जब दोनों के दरमियान बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो प्रेम बाबू ने दुकान पर पड़ी झाड़ू उठाकर राजू को बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, राजू ने बागियाना अंदाज अपनाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रेम बाबू ने बार बार उसे हरामजादा कहना शुरू कर दिया तो राजू ने बड़े उस्ताद का हाथ पकड़कर झटकते हुए कहा, अब बहुत हो गई, जा, मैं तुझे अब हरामजादा बनकर ही दिखाऊंगा। तू हरामजादा बनकर क्या दिखाएगा? तू तो है ही हरामजादा। प्रेम बाबू की यह बात सुनकर राजू ने गुस्से के आलम में दुकान की दहलीज पर थूकते हुए कहा, अब मैं जिंदगी भर इस दुकान पर कदम नहीं रखूंगा, चल दफा हो यहां से। प्रेम बाबू ने उसे गुस्से से लात मारते हुए कहा, मैं तुझे अब हरामजादा बनकर ही दिखाऊंगा। राजू ये जुमला कहकर चला गया। सुबह से दोपहर हो गई थी। राजू दुकान से जो नाराज होकर गया तो वापस ना आया। प्रेम बाबू बड़ी लापरवाही से अपने काम में मसरूफ रहे और फिर घर से दोपहर का खाना लाने की ड्यूटी उन्होंने मेरी लगा दी थी। और जब मैं माया देवी के पास खाना लेने पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा, पहले तू बाहर की नाली साफ करेगा। मैंने कहा, आप मुझसे जो मर्जी काम करवा लें, लेकिन मैं बाहर की गंदी नाली हरगिज साफ नहीं करूंगा। जा, तू भी राजू के साथ मर जा। यह कहकर उन्होंने मेरे गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। सच्ची बात है कि मेरे दिल से उनके लिए बहुत बद्दुआ निकली थी। इस दौरान मैंने डॉली की तरफ देखा। वो खामोशी से मुझे इस तरह घूर रही थी जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन अपनी मां की मौजूदगी की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। 2 दिन हो गए थे पर राजू का कुछ पता न चला था कि वो कहाँ गया। उस्ताद नटवरलाल और उस्ताद तलमंद ने प्रेम बाबू से कहा कि वो राजू को तलाश करना चाहते हैं, मगर उन्होंने बड़ी बदतमीजी से उन दोनों को डांटते हुए कहा, आ जाएगा हरामजादा, हरामखोर। मेरे सिवा अपने पास रखेगा भी कौन उसे। तीसरे रोज इतवार था। मैंने और मुलायम सिंह ने इतवार होने का भरपूर फायदा उठाया और राजू को इधर उधर खूब तलाश किया, लेकिन उसका कहीं भी पता न चला था। हकीकी बात है कि हम राजू के बगैर उदास हो गए थे और ये बात भी सच्ची थी कि हमारी जुबान भी फीकी पड़ गई थी, क्योंकि वो हमें खट्टा मीठा जो खिलाता रहता था। खैर, हम राजू को याद करते उसकी बातें करते हुए सो गए थे। रात के तीसरे पहर अचानक ही दुकान का दरवाज़ा धड़धड़ाने की खौफनाक आवाज़ों से लरजने लगा। मुलायम सिंह, ताहिर अली, दरवाज़ा खोल। ये तो प्रेम बाबू की आवाज़ थी। हम घबराकर मचान से नीचे आ गए। इस वक्त मालिक कैसे आ गया? ऐसे तो वो कभी नहीं आया। हमारे दिल में कई अंदेशे कूंदने लगे थे। अब प्रेम बाबू की आवाज़ के साथ ही कुछ और करख्त आवाज़ें भी आने लगी थी। मुलायम सिंह ने दरवाज़ा खोला तो सामने प्रेम बाबू बहुत घबराए हुए और उनके साथ चंद आदमी करख्त शक्ल रिवायती पुलिस वाले भी खड़े थे। उस्ताद जी, क्या हुआ? मैंने घबराए हुए लहजे में सवाल किया। वो राजू डोली को भगाकर नहीं अगवा करके ले गया है। प्रेम बाबू के मुंह से ये सुनकर तो हमारे पांव से जैसे जमीन निकल गई। मगर वो यहाँ तो नहीं है, मैंने डरते हुए लहजे में कहा। राजू कहाँ छुपा हुआ है तुम दोनों को बखूबी मालूम है, क्योंकि तुम दोनों का उसके साथ 24 घंटे का उठना बैठना था। एक सिपाही ने निहायत सख्त लहजे में कहा। हमें नहीं मालूम कि राजू कहाँ है और चलो थाने। जब दोनों की पिछाड़ियों पर डंडे पड़ेंगे तो सब बता दोगे, दूसरे सिपाही ने हमारी बात काट कर कहा। फिर वो दोनों सिपाही हम दोनों को मारते और घसीटते हुए करीबी थाने ले गए। वहाँ एक सिपाही बहुत मोटा सा डंडा पकड़े खड़ा था। जब सिपाहियों ने हम दोनों को इंस्पेक्टर कालीदास के सामने पेश किया था तो उसने एक लम्हे के लिए हमारा सरसरी जायजा लिया और फिर मुझसे मुखातिब हुआ। सुना है तेरी और राजू की बड़ी दांत काटी दोस्ती थी। वो तेरा उस्ताद ही नहीं बल्कि हमराज भी था। सच सच बता दे कि वो लौंडिया को लेकर कहाँ छुपा हुआ है। और फिर उसने तड़ाक से एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद किया। मेरी आंखों से पानी रवां हो गया। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब जी, मैंने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर कहा। मेरी शामत लाने के बाद कालीदास ने अपनी तवज्जो मुलायम सिंह की तरफ मबजूल करते हुए कहा, तुझे देखकर तो लगता है कि अभी ताज़ा ताज़ा जवान हुआ है। वैसे भी तू अपने नाम की तरह मुलायम और नाजुक है। मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कोई सख्ती हो। सच सच बता दे राजू कहाँ है। मुलायम सिंह बेचारे ने भी वही जवाब दिया था जो मैंने दिया था। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। अच्छा, तुम दोनों ये बतलाओ कि वो बेगैरत कुत्ता राजू जो अपने मालिक को ही काट कर भाग गया है, कहाँ कहाँ जाता था
और क्या क्या करता था। राजू जो भी था, जैसा भी था, वो तो हमारा मोहसिन, हमें खिलाता पिलाता था, हमारा ख्याल रखता था। हमें भी उससे एक हमदर्दी थी, इसलिए हम उसके बारे में जितना भी जानते थे वो पुलिस से आखिरी हद तक छुपाना चाहते थे। शुरू शुरू में तो मुलायम सिंह पुलिस वालों के थप्पड़, लातें और डंडे खाता रहा, लेकिन जब उस बेचारे को दोनों पुलिस वाले थानेदार के इशारे पर जिस्मानी अजियत देने वाले कमरे में ले गए तो वहां उस बेचारे की अजियतनाक चीखें गूंजने लगी। बतलाता हूं, मुझे उसके बारे में जितना इल्म है सब बतलाता हूं। हाँ हाँ, जो मालूम है जबान से फूट। थानेदार ने अपने हाथों में पकड़े डंडे को उसकी उसकी ठोड़ी पर रखते हुए कहा था। जी, वो रात को उठकर छत पर जाके कोई पुरस्कार जादुई अमल किया करता था और चिड़िया को सुइयां चबोकर उसे अजियत देकर ना जाने उसके जरिए क्या मंत्र पढ़ा करता था। ये सब बताते हुए मुलायम सिंह के होंठों और नाक से खून निकल रहा था। और भी कुछ बतला उसके बारे में, थानेदार की चिंगाड़ कमरे में गूंजी थी। थानेदार साहब, मुझे जो मालूम था मैंने आपको बतला दिया, इससे आगे और कुछ मुझे नहीं मालूम, मुलायम सिंह ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा। और तू राजू के बारे में और क्या कुछ जानता है? वो कहाँ कहाँ जाता था और डोली के बारे में तेरे से क्या क्या बातें करता था? थानेदार ने मेरे कानों को अपने हाथों से मरोड़ते हुए पूछा। दर्द से मेरी चीखें निकल गई थी। ऊपर से दोनों सिपाहियों ने मेरे कूल्हों और कमर को अपने डंडों से पीटना शुरू कर दिया था। जब दर्द तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैंने मजबूरन उन्हें सब कुछ बतला दिया, जो कि मैंने राजू और डोली के दरमियान देखा था। साथ साथ बंगाली आमिल के ठिकाने पर मैंने जो पुरस्कार हरकत देखी थी उसका जिक्र भी थानेदार के सामने कर दिया। अबे ये चिड़िया को जख्मी करके मंत्र पढ़ना और बकौल उस छटके के राजू किसी बंगाली आमिल के पास जाकर पेट के बल लेट के बरहना बदन कोई अमल पड़ता था, ये सारा ड्रामा सच्ची बात है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लगता है ये दोनों इस वारदात की गुत्थियां सुलझाने में मेरी मदद नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा उलझा रहे हैं। मुझे तो इन दोनों की डोली के अगवा में राजू के साथ मुआवनत की बू साफ महसूस हो रही है। थानेदार ने अपने माथे पर शिकने बढ़ाते हुए कहा था। नहीं साहब जी, हम दोनों बिल्कुल बेकसूर हैं और हमें कुछ नहीं मालूम कि राजू और डोली कहाँ गए हैं। हम दोनों ने आने वाले वक्त के ख्याल से लरसते हुए कहा और मदद तलब नज़रों से प्रेम बाबू को देखा, मगर उन्होंने अपनी आंखें माथे पर रखते हुए थानेदार से कहा, मेरी बेटी को वो कमीना अगवा करके ले गया है और ये दोनों उसके पक्के राजदार हैं। इन दोनों की खूब मार लगाओ कि ये बतला दें कि वो डोली को लेकर कहाँ छुपा हुआ है। हम दोनों ने हजारहा हाथ जोड़कर थानेदार के पांव पड़कर उसे यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि हम राजू के उस जुर्म में शामिल नहीं हैं, लेकिन वो हमारी किसी बात पर यकीन करने को तैयार ना था। उसने हमारे हाथों में हथकड़ी पहना दी और मुझे बंगाली आमिल के ठिकाने पर चलने को कहा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो चंद रोज कबल अपना ठिकाना छोड़कर जा चुका है। अब तो हमारी और भी शामत आ जानी थी, लेकिन शायद किस्मत अच्छी थी कि दूसरे दिन पुलिस के मुखबरों ने इत्तला दी थी कि राजू जालिंदर शहर में किसी बंगाली शख्स के साथ रह रहा है। थानेदार को इस बात का यकीन था कि यह वही बंगाली आमिल है जिसके पास वो जाया करता था। इस खबर से पुलिस को डोली के मिलने की न सिर्फ उम्मीद बढ़ी थी, बल्कि प्रेम बाबू को भी बड़ी ढारस मिली थी। बहरहाल पुलिस की खासी भारी नफरी ने राजू को गिरफ्तार और डोली को बाजियाब करने के लिए उस बंगाली आमिल के घर में राजू और उसके अलावा एक निहायत काली और बदसूरत लड़की मौजूद थी, जिसके चेहरे पर चेचक के बड़े बड़े कराहियत अंगेज दाने चमक रहे थे। उसके साथ उसी की उम्र का, उसकी तरह बिल्कुल काला सिया, सूखा लकड़ी की मानिंद लड़का भी मौजूद था, जो उसके साथ ही सहमा हुआ खड़ा था। तू कौन है? थानेदार ने उस लड़की से पूछा। जी, मैं बंगाली आमिल गोगिया की बेटी हूं और ये मेरा भाई पूरन है। उस वक्त लड़की के जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी कि वहां थानेदार का खड़ा होना दूभर हो रहा था। राजू ने गिरफ्तारी के बाद थाने में यह बयान दिया था कि मैंने प्रेम बाबू के जुल्म सितम और हरामजादे के मुसलसल तानों से तंग आकर हमेशा के लिए लाताल्लुकी इख्तियार कर ली थी और अपने उस वाकिफकार बंगाली आमिल के पास रह रहा था। इसमें भला क्या बुराई और गैरकानूनी बात थी? मैं डोली के अगवा या उसके घर से फरार होने के बारे में कुछ नहीं जानता, जबकि बंगाली आमिल ने यह बयान दिया था कि राजू मेरा दोस्त है और अपने मालिक और उसकी बीवी के जुल्म सितम से जान छुड़ाकर मेरे पास आ गया था। मैंने इसे ना सिर्फ सहारा दिया था, बल्कि मैं इसकी अपनी बेटी से सगाई भी कर दूंगा।
थानेदार ने राजू और बंगाली आमिल दोनों की खूब धुनाई की थी, उन्हें हर किस्म की अजियतें दी थी और उन्हें बिलाखिर अदालत में पेश करके रिमांड भी ले लिया था। लेकिन राजू और आमिल बंगाली अपने मौक़िफ़ से टस से मस ना हुए थे। थानेदार ने उनके खिलाफ बहुत मजबूत केस बनाया था। मेरी और मुलायम सिंह की गवाहियाँ, प्रेम बाबू और माया देवी के बयानात के अलावा केस में और भी बहुत कुछ डाला गया था। लेकिन जब राजू और आमिल बंगाली को अदालत में पेश किया गया तो वहाँ उनके वकील सफाई ने साबित कर दिया कि राजू का मालिक और मालकिन उसकी ज़ात पर बेजा जुल्म ढाते थे और डोली के अगवा या भागने में उनका कोई किरदार नहीं है। दूसरी तरफ इस तगासा अदालत में जोर देता रहा था कि राजू और उस बंगाली आमिल ने जादू के जरिए डोली को अगवा किया है। मगर गोरे जज ने बहुत तवील सुनवाई और पुलिस की बार बार इंक्वायरियों की रोशनी में राजू और आमिल बंगाली को बेगुनाह करार देते हुए उल्टा थानेदार को डांटा था कि हमारा कानून किसी जादू टूने की हकीकत को तस्लीम नहीं करता। राजू और आमिल बंगाली के बाइज्जत अदालत से बरी होने के बाद मेरी और मुलायम सिंह की भी जान खलासी हुई थी, वरना तो थानेदार हमें आए रोज किसी न किसी इंक्वायरी के बहाने बुला लेता था। माया देवी डोली की गुमशुदगी के सदमे को झेल ना सकी और मर गई, जबकि प्रेम बाबू अमृतसर की गलियों में डोली डोली पुकारता पागलों की तरह फिरा करता था। उसका कारोबार तबाह हो गया था और दर्जी की वो मशहूर दुकान एक चाय के खोखे में तब्दील हो गई थी। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसका दूसरा और हकीकी पस मंज़र इस कथा को सुनने वालों के लिए लाजमी तौर पर दिलचस्पी और हैरत का बाइस बनेगा। हुआ यूं था कि जब राजू और बंगाली आमिल अदालत से बाइज्जत बरी हो गए थे तो मुलायम सिंह वापस मेरठ चला गया था, जबकि मेरे भाई ने मुझे एक दर्जी की दुकान पर काम सीखने के लिए बिठा दिया था। और जब मैं अपने काम में मुश्ताक यानी माहिर हो गया तो उन्होंने उस शहर में अपनी ज़ाती छोटी सी दर्जी की दुकान खुलवा दी थी। एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा अपने शागिर्द को कुछ काम समझा रहा था कि अचानक ही राजू और डोली बहुत खुश, हशाश बशाश, निहायत शानदार कपड़े पहने मेरे सामने आन खड़े हुए थे। उनकी इस खिलाफ तवक्को अचानक आमद और डोली को राजू के साथ देखकर मारे घबराहट के मेरे तो औसान ही खता हो गए थे। मेरे यार, घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं राजू हूं और ये मेरी बीवी डोली है। राजू ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी शादी तो बंगाली आमिल की उस बदशक्ल लड़की से हुई थी, मैंने कहा। अरे वो बदशक्ल लड़की और यह खुशशक्ल डोली कोई अलहदा-अलहदा लड़कियां नहीं है। राजू ने एक मायने खेज मुस्कुराहट के साथ मेरी बात कता करते हुए कहा। मैंने अपने गुरु बंगाली आमिल से ऐसा अमल सीख लिया था कि जिसकी वजह से जिस शख्स पर यह अमल किया जाए उसे जब कोई दूसरा शख्स देखता है तो उसे वो दूसरा चेहरा नजर आता है, जैसे तुझे और पुलिस को। जो काली बदशक्ल लड़की नजर आ रही थी वो असल में डोली ही थी, जिसे सिर्फ मैं ही असल शक्ल में देख सकता हूँ। यह अब तू है जो मेरी मर्जी से इसका असल रूप देख रहा है। राजू ने जाते हुए मुझसे इस बात पर माफ़ी मांगी थी कि उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी, और साथ ही यह भी कहा था कि प्रेम बाबू मुझे हमेशा हरामजादा कहा करता था। अब देखो, ये डोली यानी उसकी बेटी मेरे साथ रह रही है और मेरे 2 बच्चों की माँ भी है। राजू की ये बात सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, लेकिन इससे ज़्यादा हैरत के साथ खौफजदा कर देने वाला झटका तो मुझे उस वक्त लगा जब मैंने राजू की इस बात पर डोली को नहीं, बंगाली आमिल की उसी काली बदसूरत और चेचकज़दा चेहरे वाली लड़की को मुस्कुराते हुए देखा। दोस्तों, बूढ़े दर्जी ने तो अपनी मंजिल आने से पहले ये कहानी मुकम्मल कर दी थी, लेकिन मैंने ये अजीब कहानी लिखने में कई बरस लगा दिए थे। दोस्तों, कहानी के आखिर में उन देखने और सुनने वालों के नाम जिनकी गुजारिश है कि कहानी के आखिर में उनका नाम लिया जाए, तो वो नाम मैं बताता चलूँ। पहली हैं इरम मुनीर साहिबा, इन्होंने शहर का नाम नहीं बताया। दूसरे हैं इकबाल अली साहब, इन्होंने भी शहर का नाम नहीं बताया। और तीसरे साहब हैं नसीम अख्तर, इनका ताल्लुक़ अमेरिका से है। उम्मीद है मौजूद सामीन आपने अपने नाम सुन लिए होंगे। और आखिर में आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए, और कहानी से मुताल्लिक़ अपनी राय से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।